बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे हैं पेनफुल शोल्डर सिंड्रोम्स और उसके लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया सबएक्रोमियल डिकम्प्रेशन। अब हम पढ़ेंगे रोटेटर कफ रिपेयर। स्टार्ट में मैंने बताया था कि पेनफुल शोल्डर सिंड्रोम्स में आपके टेंडन की कोई वजह होती है, कोई कंप्रेशन इंजरी हो सकती है या फिर आपकी रोटेटर कफ मसल्स का कोई इशू होता है। तो अब हम पढ़ेंगे रोटेटर कफ रिपेयर। सबसे पहले आपको पता हो कि रोटेटर कफ मसल्स कौन से हैं। इसका एक निमोनिक है सिट्स, SIT स्मॉल एंड देन S, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरीज माइनर एंड सबस्कैपुलरिस। पिक्चर में आपको नजर आ गया होगा कि किस तरह की एनाटॉमिकल प्लेसमेंट है कि ये ग्लिनॉइड फोसा के इर्द गिर्द एक कफ बना रहे हैं। दैट्स वाई हम इन्हें रोटेटर कफ मसल्स कहते हैं। अब इन रोटेटर कफ मसल्स में हमारे पास दो तरह की टीयर्स आ सकते हैं। इट कुड बी पार्शियल टीयर और फुल थिकनेस टीयर। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दो पिक्चर शो हो रही होंगी। पहली है पार्शियल थिकनेस। अब वहां पर देखो कि एक पॉइंट आपका मसल का अटैच्ड है विद द बोन और उसके सुपीरियर या इंफीरियर जो पार्ट है मसल का उसमें एक हल्का सा टीयर है, तो उसे हम कह रहे हैं पार्शियल थिकनेस टीयर। जबकि फुल थिकनेस टीयर में क्या हो रहा है, कोई पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हमारे पास नहीं है और वहां पर वो उसकी थ्रू आउट द थिकनेस एक आपको कट लगा हुआ है, उसको हम कहते हैं फुल थिकनेस टीयर। इस टॉपिक में से बेसिक इंट्रोडक्शन करने के बाद आपको इंडिकेशन फॉर सर्जरी पता होनी चाहिए। अगेन वही पार्शियल थिकनेस टीयर हो, फुल थिकनेस टीयर हो, जब वहाँ पर डीजनरेटिव चेंजेस भी साथ आना शुरू हो जाए, वो चेंजेस इरिवर्सिबल हो, यानी कि आप अब नॉन ऑपरेटिव तरीके से जो आप नॉन इन्वेसिव तरीके से फिजियोथेरेपी करवा रहे थे पहले, उससे अब पेशेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो रिकवरी की तरफ नहीं आ रहा, तो आप उसे रिपेयर की तरफ अब ले जाओगे। सेकेंड इंडिकेशन फॉर रिपेयर आपके पास है कि रोटेटर कफ टेंडन का टीयर हो और उसके साथ साथ कोई एसोसिएटेड पैथोलॉजी भी हो। एसोसिएटेड पैथोलॉजी सब इसमें आ जाती हैं कि जो आपके पास ग्रेटर ट्यूबरोसिटी वहाँ प्रेजेंट थी, उसमें कोई इशू है। वहाँ पर फिर एक कार्टिलेज प्रेजेंट होती है ग्लिनॉइड फोसा में लैबरल, उसमें कोई मसला आ जाए, या फिर आपके पास ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट होल जॉइंट में ही कोई इशू है, ठीक है, तो ये फिर हमारे पास इंडिकेट करता है फॉर रिपेयर। उसके बाद इसका जो प्रोसीजर है या ये जो भी चीज़ें, इसमें कोई न्यू चीज़ नहीं है। ये वही आर्थोस्कोपिक अप्रोच क्या होती है, फिर मिनी ओपन अप्रोच क्या होती है, एंड देन आपके पास एक ट्रेडिशनल ओपन अप्रोच थी, ठीक है। इसमें से सबसे ज़्यादा जो हमारे पास न्यू अप्रोच है और जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होती है पेशेंट के लिए, वो हमारे पास मिनी ओपन अप्रोच होती है। देन हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पर ये टेबल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ फॉर SAQ, ये लाजमी प्रिपेयर करना है। और जो इसका फिर टेबल 17.4 है, इसको भी आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। ये टेबल हमारी ऑस्पी में आया हुआ था फाइनल प्रॉफ की, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट टेबल्स। कोई भी तरह के टेबल्स आपने मिस करके नहीं जाने प्रॉफ में। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास ये टेबल था और इसको हम देख लेते हैं इसमें क्या चीज़ लिखी हुई है। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, डरना नहीं, इतना बड़ा टेबल देखकर। बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको एक दफ़ा समझ आ जाए तो आप खुद प्रॉफ में इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। और वो इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं देता यूजुअली प्रॉफ में, वो आपको एक पहले लंबा सिनेरियो देगा कि ये पेशेंट था, उसकी ये एज थी, वो ये ऑक्यूपेशन करता था, ये उसके मसल की पावर है, उसकी रेंज इतनी जा रही है, कौन सी मूवमेंट लिमिटेड है और वो कौन सी कर पा रहा है, और अब उसका रिपेयर हुआ है। और एंड में वो एक लाइन लिखी होती है जिसमें उसमें पूछा होता है कि फैक्टर्स अब कौन से इन्फ्लुएंस करेंगे उसके रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम को। तो इसमें आपने ये 13 पॉइंट्स लाजमी मेंशन करने हैं। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आ जाते हैं, वही हम देखेंगे कि इंजरी कब उसकी स्टार्ट हुई थी, ऑनसेट ऑफ इंजरी क्या था। अब इंजरी का क्या रिलेशन है उसकी रिहेबिलिटेशन से? ज़ाहिर बात है, एक बंदे की जो पुरानी इंजरी थी उसे रिकवर होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और जो पेशेंट एक्यूट इंजरी के साथ हमारे पास आ रहा था वो जल्दी जल्दी रिकवर कर जाएगा। सेकंड पॉइंट आ जाता है साइज एंड लोकेशन ऑफ द टीयर। अब सोचो कि एक टीयर है जो मसल में लगा है सिर्फ इतना सा, और दूसरा टीयर आपके पास हुआ है इतना बड़ा जिसमें उसने 2-3 मसल्स को इन्वॉल्व किया हुआ है। अब बताओ इनमें से कौन सा ज़्यादा जल्दी हील होगा? ज़ाहिर सी बात है जो छोटा टीयर है वो ज़्यादा जल्दी हील हो जाएगा, जबकि जो बड़ा है वो ज़्यादा टाइम लेगा, उसने ज़्यादा मसल्स को इन्वॉल्व किया हुआ है, तो उसका रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल जो है वो हमें उस हिसाब से बनाना पड़ेगा। उसकी ज़्यादा मूवमेंट्स को हम लिमिटेड रखेंगे स्टार्ट में, और ज़्यादा चीज़ों पे हमें काम करना पड़ेगा। तो दैट्स द पॉइंट। वो कहते हैं कि जितना बड़ा टीयर होता है और जितने ज़्यादा वो टेंडेंस को इन्वॉल्व कर रहा होता है, उतनी ज़्यादा उसकी स्लोअर प्रोग्रेशन होती है। अब हम आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे। सपोज मेरे पास एक पेशेंट आता है जिसकी हिस्ट्री है रोटेटर कफ रिपेयर, उससे अपनी जो है रिगेन करनी है रेंज ऑफ मोशन और सारा रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल उसका बनाना है। तो सबसे पहली चीज़ मैं चेक करूंगी कि वो पेशेंट मेरे पास सिर्फ रोटेटर कफ टीयर की हिस्ट्री के साथ आ रहा है या साथ में उसकी कोई और पैथोलॉजी भी चल रही थी ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट पर। ये पैथोलॉजी का पता होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं जो भी प्रोटोकॉल बनाऊंगी उसमें ये सब चीज़ें बहुत इन्फ्लुएंस करी होती हैं। अब एक पेशेंट है जो कि अकेला रोटेटर कफ टीयर के साथ आया था और उसकी सर्जरी हुई थी, उसका प्रोटोकॉल डिफरेंट बनेगा, उसमें मुझे थोड़ी चीज़ों को कंसीडर करना पड़ेगा। और जो सेकंड पेशेंट जो कि टीयर के साथ आया है, साथ में उसका ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट पे कोई इंस्टेबिलिटी है, साथ में उसका ग्लिनॉइड लैब्रल का टीयर भी है और एवल्जन भी है, तो उसका प्रोटोकॉल बिल्कुल डिफरेंट बनेगा। और उसमें मैं स्लो स्लो चीज़ों को लेके चलूंगी क्योंकि जब इतनी ज़्यादा चीज़ों की सर्जरी परफॉर्म हुई है तो उसे ज़्यादा टाइम चाहिए इन सबकी हीलिंग के लिए, यानी कि ज़्यादा टाइम अब उसे चाहिए इमोबिलाइजेशन पीरियड में। तो जाहिर सी बात है अगर पहला ही स्टेप उसका स्लो प्रोग्रेस करेगा तो बाकी चीज़ें भी स्लो होती जाएंगी। थर्ड पॉइंट में वो यही बात बताता है कि आपका फैक्टर आ जाता है एसोसिएटेड पैथोलॉजीज, और उसका इम्पैक्ट क्या बनता है कि उसका इमोबिलाइजेशन का पीरियड लॉन्गर हो जाता है, जिसकी वजह से सारी प्रोग्रेशन उसकी स्लो हो जाती है। तो पहले 3 पॉइंट हमारे पास हो गए। आई होप कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है और ये बहुत सिंपल है, इसे समझो, कॉन्सेप्ट लो और इसे खुद अटेम्प्ट कर सकते हो आप।
उसके बाद मैं पेशेंट की फ़ाइल चेक करूँगी और देखूँगी सर्जरी से पहले उसकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी कितनी थी। सपोज़ इफ पेशेंट की मोबिलिटी और स्ट्रेंथ ऑलरेडी कम थी, तो मुझे अपने रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल में ज़्यादा टाइम पीरियड चाहिए होगा टू रीगेन द नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन और नॉर्मल स्ट्रेंथ की तरफ उसे वापस लाने में। उसके बाद पेशेंट की जनरल हेल्थ देखेंगे। जनरल हेल्थ में आ जाता है कि उसको पहले से कोई और इश्यू तो नहीं थे, सिस्टेमिक इश्यूज़ तो नहीं चल रहे, स्मोकिंग तो नहीं कर रहा, उसका लाइफ़स्टाइल कैसा था। इन सब चीज़ों को भी हमने देखना होता है ड्यूरिंग रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल। और अगर तो उसकी कोई पुअर हेल्थ या हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग आ जाती है या कोई इन्फ्लेमेटरी डिज़ीज़ होती है, तो वो स्लोअर प्रोग्रेशन आ जाती है आपके प्रोटोकॉल में। अगेन आप पेशेंट से हिस्ट्री के दौरान पूछते हो कि उसे कोई स्टेरॉइड इंजेक्शंस या कोई मेडिकेशंस ऐसे तो नहीं लग रही थी स्टेरॉइड हो, क्योंकि हमें पता है जब कोई पेशेंट आपके पास स्टेरॉइड इंजेक्शंस के साथ आ रहा होता है तो उससे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वहाँ पर आपके पास ओस्टियोपोरोटिक इश्यूज़ हों या कोई इस तरह बोन वीकनेस के इश्यूज़ चल रहे हों उसको। तो इस तरह के भी केसेस में हमारे पास जो रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल होता है वो आपका स्लो बनता है और साथ में आप चेक करते हो कि उसकी ऑलरेडी कोई फेल्ड सर्जरी तो नहीं थी। अब इसके बाद हम पेशेंट से पूछेंगे कि वो और इंजरी से पहले क्या एक्टिविटीज़ करता था, उसके या रिकवर होने के बाद उसके गोल्स क्या हैं। अगर तो वो कोई एथलीट होगा, तो उसके गोल्स होंगे कि उसने अपनी दोबारा एथलेटिक एक्टिविटीज़ दोबारा स्टार्ट कर देनी है, तो ऑफ कोर्स उससे ज़्यादा हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी डिमांड होगी। अगर तो वो कोई आम लाइक सपोज़ टीचर था, तो उसमें भी देखो अगर जो टीचर होता है, उसने बोर्ड पे लिखना होता है, तो उसका भी बाज़ू बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। तो इस तरह हर पेशेंट की अपना एक गोल होता है और उसकी हर एक की अपनी एक एक्टिविटी डिमांड होती है, तो इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल किस किस्म का बन रहा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज ऑफ पेशेंट, ये आप स्टार्ट में भी लिख सकते हो। पहला पॉइंट ये लिख सकते हो कि एज ऑफ पेशेंट पे डिपेंड करेगा। ऑफ कोर्स जो ओल्डर पेशेंट होगा उसमें एक एज के साथ-साथ चेंजेस आ रही होती हैं। जीरियाट्रिक पॉपुलेशन जो होती है आपके पास, उसमें ऑलरेडी वीकनेस होती है तो आप उसे नॉर्मल लेवल पर नहीं ला सकते और उसमें भी आप स्लो प्रोग्रेशंस करवाते हो अपने प्रोटोकॉल में। अब ये जो सब हमने पढ़ा है ये एक नॉर्मल अप्रोच थी, ठीक है? आप किसी भी पेशेंट की हिस्ट्री ले रहे होते हो, वो किसी सर्जरी के साथ आया तो आप ये सब उससे वैसे भी पूछ रहे होते हो। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास आ जाती है वो ये आखिरी पॉइंट्स हैं, जिसमें आप टाइप ऑफ अप्रोच चेक करते हो, टाइप ऑफ रिपेयर चेक करते हो और इस तरह की चीज़ों को देख रहे होते हो जो कि सर्जरी के दौरान परफॉर्म किए हैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन ने उस पर। और यही वो चीज़ है जिसकी वजह से फिजियोथेरेपिस्ट को इन सब अप्रोचेज़ या रिपेयर्स की टाइप्स का पता होना चाहिए, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस करेंगी आपके रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल को। अब सपोज़ करो कि सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्जरी में उसकी अप्रोच कौन-सी यूज़ हुई थी। अब हमें पता है 3 तरह की अप्रोचेज़ थी। कौन-सी ट्रेडिशनल ओपन अप्रोच थी, मिनी ओपन सर्जरी थी और उसके अलावा हमारे पास आर्थ्रोस्कोपिक थी। और हमने कहा था कि जो मिनी ओपन होती है वो सबसे ज़्यादा हमारे पास सूटेबल बेनिफिशियल होती है पेशेंट के लिए, उसमें जल्दी हीलिंग हो जाती है। अब एक पेशेंट मेरे पास आता है, उसकी ट्रेडिशनल अप्रोच यूज़ हुई है और अब मुझे पता होना चाहिए कि ट्रेडिशनल अप्रोच में होता क्या था। डेल्टॉइड डिटैचमेंट होती थी और फिर रिपेयर होता था। तो उसकी ऑफ कोर्स अब उसका एक मसल पूरा डिटैच किया था उन्होंने, उसे अब दोबारा हील होने में टाइम लगेगा, तो वो स्लो प्रोग्रेस करेगा। एज़ कम्पेयर टू आर्थ्रोस्कोपिक या वो मिनी ओपन अप्रोच, उसमें क्या हुआ था, उसमें डिटैच नहीं होता था डेल्टॉइड, उसमें सिर्फ वो स्प्लिट करते थे उसको। तो स्प्लिट करना और डिटैच करना 2 अलग-अलग चीज़ें हैं और स्प्लिट वाला जल्दी रिकवर कर जाता है। उसके बाद हमारे पास टाइप ऑफ रिपेयर आता है और रिपेयर आप 2 तरीके से कर रहे थे, टेंडन टू टेंडन या टेंडन टू बोन कर रहे हो तो। अब जब एक टेंडन टू टेंडन रिपेयर हम करवाते हैं तो वहाँ पर उसकी अच्छी प्रोग्रेशन नहीं होती, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम ले रहा होता है हील में, एज़ कम्पेयर टू टेंडन टू बोन रिपेयर का। और ये आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। उसके उसके बाद आप चेक करते हो कि रिपेयर के बाद मोबिलिटी कैसी है उस जॉइंट पर। अगर तो मोबिलिटी बहुत कम हमारे पास आ रही है या कोई भी उसका लार्ज, वही बात आ जाती है कि साइज़ ऑफ टियर ज़्यादा हो सकता है, ऑनसेट ऑफ इंजरी उसकी क्रॉनिक हो सकती है, जिसके बाद ये सब फैक्टर्स होते हैं जो रिपेयर के बाद की मोबिलिटी पे अफेक्ट कर रहे होते हैं। और अगर मोबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी तो ऑफ कोर्स आपको वापस नॉर्मल पे लाने पे ज़्यादा टाइम लग जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये लास्ट 2 पॉइंट्स आ जाते हैं और ये किसी भी आप पेशेंट पे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्या बता रहे हैं कि पेशेंट की कंप्लायंस कैसी है आपके प्रोग्राम के साथ। कंप्लायंस क्या चीज़ होती है, आप बिहेवियरल साइंसेज़ में पढ़ चुके होंगे कि कंप्लायंस इज़ समथिंग कि पेशेंट कितना आपके प्रोटोकॉल को या आपकी जो प्रोग्राम आपने बना कर दिया उसको, एक्सरसाइज़ेज़ को फ़ॉलो कितना कर रहा है, उसके मेंटल एबिलिटी कितनी है उसके साथ एडहेरेंस करने की, या वो कितना मेंटली प्रिपेयर है अपने आप को रिकवर करने पे, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फिज़ियोथेरेपी में स्पेशली। वैसे तो हर आप जो भी केस कर रहे हो, डील कर रहे हो, उसमें आपकी जो पेशेंट की मेंटल कैपेसिटी है वो इतनी होनी चाहिए कि वापस अपने आप को रिकवर करने की खुद भी कोशिश करे, ठीक है? तभी आपका सक्सेसफुल प्रोटोकॉल बनता है। तो अगर तो उसमें कंप्लायंस ही नहीं होगी, वो फ़ॉलो अप ही नहीं कर रहा, वो आ ही नहीं रहा आपके पास क्लिनिक पे, तो ऑफ कोर्स उसका स्लो रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल बनेगा। उसके बाद ये तो हमने पेशेंट की बात कर ली। अब जो सर्जन था उसकी भी यहाँ पर स्किल कितना था सर्जन के पास, फिलॉसफी क्या थी, उसकी ट्रेनिंग कितनी थी। अब एक सर्जन है जिसने पहली सर्जरी परफ़ॉर्म की, ऑफ कोर्स उसमें हो सकता है, बहुत चांसेस हैं कि उसकी कुछ ना कुछ इनसफिशिएंसीज़ हों, वहाँ पर कुछ ना कुछ गलत होने के चांसेस हों। गलत तो नहीं, मतलब उतना वो स्किल्ड नहीं होता एज़ कम्पेयर टू जो बहुत एक्सपीरियंस्ड सर्जन होगा। वो ये बात कहते हैं कि सर्जन की स्किल, एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग पे भी डिपेंड करता है कि उसके बाद आप जो रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल है वो किस तरह का बनता है। ये कुछ 13 पॉइंट्स थे, आपको ये लाज़मी आने चाहिए। उसके बाद इस टॉपिक में जो आपकी पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट है, इतना ज़्यादा डिटेल में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबको मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट करवाऊँगी जो आपके प्रॉफ में आता है। बाद आपके पास एक टेबल है जिसमें हमारे पास पता चलता है कि साइज़ ऑफ टियर का
ड्यूरेशन ऑफ मोबिलाइजेशन के साथ क्या लिंक है, क्या रिलेशनशिप है। ऑफ कोर्स स्मॉल साइज़ होगा तो आपके पास थोड़ी कम मोबिलाइजेशन आती है और ये सब चीज़ें थोड़ा सा आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, इसमें कोई समझाने की चीज़ नहीं है। तो आई एम स्किपिंग दिस पार्ट, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है फिर। स्टिल किसी को लगता है कि मुझे इसे डिटेल से समझा देना चाहिए तो वो आप कमेंट में मेंशन कर दें, मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगी इसके लिए।